नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। महासंग्राम 2024 को लेकर लगातार मतदान जारी है और सबसे पहले सबसे तेज आपको बता रहे हैं हर पल की अपडेट। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के लिए 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। दूसरे चरण में देश के 8 अलग अलग राज्यों के सीएम और पूर्व सीएम ने भी अपने मतदान का इस्तेमाल किया। इनमें कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केरल के सीएम पी विजयन के साथ साथ पूर्व सीएम एचडी देवगौड़ा और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से लेकर कुमार सरस्वती, भूपेश बघेल, अशोक चौहान और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी मतदान करते हुए नजर आए। तो हेमा मालिनी वोट कास्ट करते हुए, मथुरा से बीजेपी की प्रत्याशी नेहा शर्मा भी अपना वोट कास्ट कर रही हैं। नवनीत अमरावती से वोट कास्ट करती हुई, बेंगलुरु से प्रकाश राज, नारायण मूर्ति वोट कास्ट करते हुए बेंगलुरु से। और दूसरी तस्वीर भी बेंगलुरु से ही आप देख पा रहे हैं, जहां पर वोट कास्ट किए जा रहे हैं। त्रिशूर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सुरेश गोपी मतदान करते हुए, आशुतोष राणा भी अपना वोट कास्ट करते हुए। नरसिंहपुर से तो आम से लेकर खास लोग इस वक्त पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और अपना अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। आप भी जरूर घरों से बाहर निकलिए, 6 बजे तक का वक्त है शाम का। सभी कामकाज छोड़ दीजिए और सबसे पहले मतदान करिए। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने बेंगलुरु में वोट डाला है और इस दौरान श्रीनिवास ने वोटर से वोट डालने की अपील की है। तो वोटर्स में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। बेंगलुरु से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर कतार में खड़े होकर लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पहले मतदान फिर जलपान। सुबह से लोग लाइनों में खड़े हैं और अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो महापर्व में हिस्सा ले सके। तो महा डिबेट भी लगातार जारी है, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और ऐसे में मुद्दे क्या हैं, किन किन मुद्दों को लेकर लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसी को लेकर चर्चा लगातार कर रहे हैं। एक बार फिर से खास मेहमानों का परिचय करा देते हैं। योगेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। सूर्या मैथिली जी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, वो भी पॉलिटिकल एनालिस्ट यानी कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र गुर्जर जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए इस वक्त हमारे साथ राजकुमार जी मौजूद हैं। और बहुत स्वागत आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर दोबारा से। चर्चा लगातार जारी है, ब्रेक पर जाने से पहले भी हम चर्चा कर रहे थे और सूर्या मैथिल जी कुछ बोल रहे थे, उस वक्त हमें इंटरप्ट करना पड़ा। सूर्या मैथिल जी अपनी बात पूरी करिएगा आप। धन्यवाद। देखिए, उस समय में मैं आपके सामने एनएसएसओ और ईपीएफओ के आंकड़े रख रहा था, जिसमें लगातार हर साल किस प्रकार से नए ईपीएफओ के अकाउंट्स खुल रहे थे, इसका मतलब नया रोजगार सृजित हो रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियंका जी कि यूपीए 1 और यूपीए 2 में देश की अर्थव्यवस्था जंक में जा रही थी। आपको एक एजेंसी है, क्रेडिट एजेंसी मूडीज, आप सर्च कीजिए और मैं कहूंगा कि राजस्थान की जनता भी सर्च करे। 2013 के अंदर मूडीज ने रेटिंग्स दी थी भारत की अर्थव्यवस्था को नेगेटिव की, और यदि इसी प्रकार के हालात रहते तो वो अर्थव्यवस्था जंक में चली जाती। 2014 के बाद से लगातार जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था पर फोकस कर मोदी सरकार ने काम किया, भ्रष्टाचार रहित सुशासन दिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से देश के अंदर बनने वाले जो प्रोडक्ट है उनको विदेशों में भेजना, और कहीं का भी सामान हो लेकिन पसीना भारतीय होना चाहिए। इस मूल मंत्र पे काम करते हुए कितने सारे स्टार्टअप शुरू किए, 1.25 लाख से ज्यादा स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए सरकारी वेबसाइट्स पे। और यूनिकॉर्न्स, यूनिकॉर्न का अर्थ होता है 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की वेल्थ वाला स्टार्टअप। देश के अंदर 120 से ज्यादा ऐसे यूनिकॉर्न स्थापित हुए। ऐसे ही नहीं देश की अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई, ऐसे नहीं पूरे विश्व के अंदर भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बोला जा रहा है, ऐसे ही नहीं वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ कह रहा है कि आने वाले 5 साल भारत के हैं और भारत चीन का सब्स्टिट्यूट बनेगा। तो जो रोजगार चिल्लाते हैं,
प्रधानमंत्री जी द्वारा माइक्रो लेवल पर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 50,000 से 10 लाख रुपए तक का बिना किसी गारंटी का कम ऋण के ऊपर जो लोन उपलब्ध कराया गया कम ब्याज पे, उससे देश के जो छोटे छोटे, चाहे ठेली वाला ले लीजिए, छोटी दुकान वाला ले लीजिए, चाहे वो आप एक छोटा सा बिजनेसमैन हो, सेल परचेज वाला ले लीजिए, उनको आर्थिक रूप से सपोर्ट मिला है। नरेंद्र मोदी के कामकाज का बखान कर रहे हैं, उनकी योजनाओं का बखान कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। अब ताज्जुब रखते हैं राजकुमार शर्मा जी, आपको लग रहा है ठीक बोल रहे हैं ये, या कुछ और है आपका एस्पेक्ट? प्रियंका जी, इनको भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा पहन लेना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषक के रूप में नहीं बात कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक का काम होता है कि एक कसाब को बिरयानी खिलाने वाले मुझे ज्ञान ना दे, कसाब को बिरयानी खिलाने वाले मुझे ज्ञान ना दे, और हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों को साहब कहने वाले आतंकवादी मुझे ज्ञान ना दे। गरीबी पे बात, मुझे ज्ञान ना दे, अपनी बात रखिए। गरीब की जो खाई बढ़ती जा रही है उसको बांटने का बात करें। इस देश का झंडा तिरंगा है और ये चलाना चाहते दो रंगा, तो देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा दो रंगा, उस पर आप बात करें। सभी राज्यों को लेकर चले, सभी भाषाओं को लेकर चले, सभी जातियों को ले चले और देश की एकता और अखंडता कायम रहे, हमारा देश आगे बढ़े। उस बात के लिए कांग्रेस पार्टी चाहती है अधिक से अधिक मतदान करें। तो नरेंद्र मोदी भी तो यही कहते हैं ना कि हम देश को साथ लेकर चल रहे हैं, पूरे देश के विकास की बात कर रहे हैं। नहीं, देश के प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि कांग्रेस को वोट मत दो, ये बताइए 2014 में विपक्ष के बैंक सीज कर दिए, आप विपक्ष को बूथ तक विपक्ष के नेताओं को तोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन। नहीं, मुझे ये बताइए ना, वो तो इस सीट में चल रहे हैं, जबकि उनकी जिम्मेदारी बनती है। देश सबका है, देश उनका भी है, देश कांग्रेस वालों का भी है, गूगल कराइए, बीजेपी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहे हैं, कांग्रेस के भी है। 2047 तक बड़ा लक्ष्य रखा है पीएम ने और कह रहे हैं कि सबका साथ चाहिए इसके लिए। तो राजकुमार शर्मा जी, विकास की बात तो कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। नहीं, सबका साथ दीजिए, विपक्ष को खत्म करो फिर साथ दो। अब विपक्ष अगर खत्म हो जाएगा तो डेमोक्रेसी के लिए कितना ठीक है, आप बताइए। मैं पूछना चाहता हूं सूर्या जी से, विपक्ष को खत्म ठीक है, इसका आपके पास आऊंगी सूर्या जी, लेकिन ठीक है, शैलेंद्र जी जो हैं वो बेहतर बता पाएंगे। वो कह रहे हैं कि आप विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। शैलेंद्र जी जरा जवाब दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को कभी खत्म नहीं करना चाहती थी। लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष रहे, लेकिन अगर विपक्ष के नेता, नियत, नीति जनता के सामने आ जाए, कोई इनका कार्यक्रम नहीं हो, जनता का भरोसा नहीं हो, इन्हीं के कार्यकर्ता नेता छोड़ के जाएं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करे? आप बताइए। कह रहे हैं कि आपने इतना बड़ा लक्ष्य क्यों रखा है 400+ का? जीत का जो बहुमत का आंकड़ा है वो तो कम है, यानी कि आप विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, ये आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। देखिए, आज मैंने आपको बताया प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम कर रही है, हम देश हित में काम कर रहे हैं, राष्ट्र हित को सर्वोपरि मान के कर रहे हैं। हमने अंत्योदय योजना, गरीब कल्याण योजनाएं चलाई है, हमने सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, गैस ये देने का काम किया है, हमने राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए, और मुफ्त का राशन देके देश को कर्ज में भी डुबो रहे हैं, ये भी आरोप लगा रही है कांग्रेस। मैं इनको बता देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के समय में 2014 से पहले जो डेप्थ रेशियो था वो 80% था, आज भी डेप्थ रेशियो 80% है। ये क्या बात करेंगे? ये आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुका था कांग्रेस के समय में। यूपीए का शासनकाल भारत में क्या स्थिति थी आपको बताए, महंगाई दर 11.9% पर पहुंच चुकी थी, इन्फ्लेशन रेट। हमने कोरोना, आप अपना बताइए ना। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि अगर आपने फ्री राशन जो समय सीमा है उसको बढ़ा भी दिया है तो कौन सा बड़ा काम कर दिया? आप तो देश को गर्त में लेके जा रहे हैं। कांग्रेस यही ना आरोप लगा रही है, आप उनके आरोपों का जवाब दीजिए ना। मेरे आवाज नहीं आई, वापस करिए, आपका प्रश्न क्या था? शैलेंद्र जी, विपक्ष आरोप आप पर यह लगा रहा है कि आप लोग फ्री राशन देकर के कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश को गर्त में लेके जा रहे हैं इससे। देखिए, आपने देखा होगा कोरोना जैसी भीषण महामारी 100 साल में आई। विश्व की विकसित अर्थव्यवस्थाएं, यूरोप, अमेरिका, चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, उनकी अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई, उनकी
एक ग्रोथ रेट नेगेटिव में चली गई, लेकिन भारत ही ऐसा देश था जिसने आर्थिक प्रबंधन करके, नरेंद्र मोदी जी ने किसी को भूखे नहीं रहने दिया। हमने स्वदेशी टीके बनाकर उनकी रक्षा की और तब से हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। नहीं लग रहा है कि मुफ्त राशन की जगह आपको रोजगार देना चाहिए? आपको नहीं लगता ऐसा शैलेंद्र जी? रोजगार का भी मैं आंकड़ा दे देता हूं प्रियंका जी, अगर इनको पता नहीं हो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को, तो 2017 से 2023 तक 5 साल में नेशनल सांख्यिकी विभाग का, राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग का आंकड़ा है कि 14.65 करोड़ लोगों ने ईएसआई और पीएफ के अकाउंट खुलवाए, मतलब उनको रोजगार मिला है। और किस तरह से स्टार्टअप बने, हमने युवाओं को प्रशिक्षित किया है। मुद्रा लोन योजना के तहत लोगों ने 46 करोड़ लोगों ने लाभान्वित हुए और 8 करोड़ युवाओं ने व्यापार, इसका असर धरातल पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। शैलेंद्र जी, कांग्रेस कह रही है कि अगर इतने ही आपके वादों से जनता खुश है, घरों में क्यों बैठी है, वोट करने के लिए क्यों नहीं निकल रही है? फीसदी जो है वो आखिर आगे बढ़ता हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा है? कांग्रेस कह रही है कि आपसे निराश है, इसी वजह से जनता घर बैठी हुई है कि वोट करेंगे ही नहीं। ठीक है, सूर्या जी कुछ कहना चाहते थे? जी देखिए, बार बार ये बात उठती है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, आऊंगी शैलेंद्र जी आपके पास, सूर्या जी के पास एक बार चले, कहना चाहते थे। शैलेंद्र जी आऊंगी आपके पास। प्रथम चरण का जो चुनाव हुआ उसमें वोटिंग कम होने का कारण था कांग्रेस कार्यकर्ता और इनके जो विचारधारा वाले लोग थे वो पहले ही सरेंडर कर चुके हैं। आप बताइए ना, इनके लोकसभा चुनाव में लड़ने के लिए लोग नहीं थे। सुनील शर्मा जी ने सरेंडर कर दिया, सुदर्शन रावत जी ने सरेंडर कर दिया। ठीक है, अब आप 2 मिनट के लिए सरेंडर हो जाइए। जरा सूर्या जी कुछ कहना चाहते हैं, बताइए ना, सुन लेते हैं, उसके बाद आपके पास आएंगे अगेंस्ट में। बताइए विपक्ष का चेहरा कौन है? कौन कांग्रेस का लीडर है? कौन एनडी गठबंधन का लीडर है? अरे ये भ्रष्टाचार बचाओ पार्टी है, किस तरह से भ्रष्टाचारियों को बचाना है, परिवार को बचाना है, और घमंडिया पार्टी। बताइए ना कौन है आपका चेहरा? आप बताइए, जनता वोट देने जाएगी तो किसके चेहरे पे जाएगी? ठीक है, जनता क्यों वोट देने नहीं जा रही है, इसी का जवाब समझ लेते हैं सूर्या जी से। शैलेंद्र जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो शांत हो जाइए, थोड़ा पानी पी लीजिए। सूर्या जी जवाब दीजिए। धन्यवाद। देखिए, बार बार आप लोग इस बात का आरोप लगाते हैं कि देश को गर्त में ले जा रहे हैं 81 करोड़ लोगों को राशन देकर। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा खरीदी जो होती है एमएसपी के ऊपर, वो होती है पंजाब के अंदर। और कभी यदि आपने एफसीआई के गोदाम्स के अंदर जाकर वहां देखा हो कि अनाज को किस हाल में और किस स्थिति में रखा जाता है, तो उसके बाद आपको बोलने की आवश्यकता नहीं होती कि 2014 से पहले खुले में अनाज रखा जाता था जिसको सड़ाया जाता था, और सड़ाने के बाद शराब माफिया को कौड़ी की दरों पर बेच दिया जाता था। इस सोच को खत्म करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि यदि अनाज सड़ेगा तो वो शराब माफिया तक जाएगा। इससे अच्छा है कि वो मेरे देश के उस भाई को मिले जिसको इसकी आवश्यकता है। इसलिए इस देश के 81 करोड़ लोगों को लगातार राशन मिल रहा है। इस चीज को आप अंडरलाइन कीजिए। यह चीज नरेंद्र मोदी जी अपनी जनसभाओं में कई बार बोली। लेकिन आप कह रहे हैं कि अनाज सड़ रहा है, भंडारण की कमी है वहां पर। सड़ रहा था, 2014 से पहले सड़ रहा था। और जो 3 कृषि कानून आए थे उसके अंदर एक क्लॉज ये भी था कि हर जिले में हम लोग भंडारण कक्ष बनाएंगे, जिसका पुरजोर विरोध इस कांग्रेस ने आतंकवादी और अलगाववादियों के संग मिलकर किया। और किन्हीं कारणों से प्रधानमंत्री जी ने कहा न था कि हम शायद कृषि कानूनों को अच्छे तरीके से समझा नहीं पाए जनता को, और इसी वजह से वो कानून वापस हुआ ना। जी जी जी, तो समझा नहीं पाई ना बीजेपी अच्छे तरीके से। अगर आपके कहने पर आ जाएं कि वो सही थे तो समझाने में कहीं ना कहीं कमी रही है, मानते हैं? देखिए, केवल और केवल पंजाब और हरियाणा में कुछ हिस्सों में नेशनल हाईवे को कुछ हजार लोगों को रोकने के कारण यह सब स्थिति हुई। यदि ऐसा ही होता कि पूरे देश का किसान इन 3 कृषि कानूनों के विरोध में होता, तो आप जरा मुझे बताइए पल्लवी जी, इस देश में कितने करोड़ किसान हैं? कहां पर सड़कें रोकी गई? केवल एक चंडीगढ़ हाईवे को रोक लेने से, विरोध प्रदर्शन करने से आप किसानों का प्रदर्शन मत मानिए। उसके अंदर किस प्रकार से खालिस्तानी लगातार एक्टिव थे, ये आज नहीं, आपने उस समय में दिखाया है। इसलिए मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि वो आंदोलन किसका। ये दूसरे फेज की आप बात बता रहे होंगे जब किसान आंदोलन हुआ था, क्योंकि पहले किसान आंदोलन की बात करें तो देहरादून से लेकर के राजस्थान से लेकर के यूपी के किसानों ने भी विरोध दर्ज कराया था, अगर आपको याद हो। खैर,
इसे राजकुमार जी कितना इत्तेफाक रखते हैं जरा बताइएगा। वो कह रहे हैं कि सरकार चीजें तो अच्छी ला रही थी, योजनाएं तो अच्छी ला रही थी, लेकिन विपक्ष को तकलीफ हो रही है। और कहीं ना कहीं उस समय हमने बहुत सारे बयान देखे, बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी कहे गए कि विपक्ष लगातार भड़का रहा है, इसी वजह से किसानों को हम तो समझाना चाहते हैं, लेकिन एक पक्ष जब भड़काए जा रहा है, जो सही चीजें वो पहुंचने ही नहीं दे रहा है लोगों को, तो उन्हें पता भी नहीं चल पा रहा। राजकुमार जी। पल्लवी जी, अगर देश का नौजवान खुश है, देश का जवान खुश है, देश का किसान खुश है, देश की महिलाएं खुश है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को, देश के प्रधानमंत्री को कांग्रेस मुक्त भारत करने की जगह कांग्रेस युद्ध बीजेपी क्यों करना पड़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी का नया नाम हो गया है बाहरी जोड़ो पार्टी। बाहर के नेताओं को, कांग्रेस के और विपक्ष के नेताओं को तोड़ तोड़ पे अपनी पार्टी में शामिल क्यों कर रहे हैं? जब भारतीय जनता पार्टी इतनी आश्वस्त है, इतने बेहतर काम इन्होंने किए हैं, तो फिर ये 400 बार क्यों हो रहे हैं? हो क्यों नहीं रहे हैं? और फिर चुनाव क्यों करा रहे हो? चुनाव क्यों करा रहे हो? राजस्थान में कह रहे हैं 25 की 25 सीटें आ रही है, तो फिर तड़पड़ा क्यों रहे हो आप? बार बार राजस्थान क्यों आ रहे हो? आप और राज्यों को संभाल लो ना। राजस्थान बार बार देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, पूरे बीजेपी के आला नेता आ रहे हैं और बार बार आकर के कांग्रेस के नेताओं को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तमाम तरह की एजेंसी का सदुपयोग भी तो जा रहे हैं ना, तो आपके नेता तो टूट जा रहे हैं, कोशिश पूरा थोड़ी कर रहे हैं। जान रहा है, पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस ट्रेंड पे काम कर रही है। विपक्ष को मजबूत करने का काम कर रही है, या विपक्ष को खत्म करने का काम कर रही है, या इस देश को, या विपक्ष इतना कमजोर है राजकुमार जी कि अगर आपकी बातों को माना जाए कि तोड़ने की अगर कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है, तो क्या ये माना जाए कि विपक्ष के नेता इतने कमजोर हो चुके हैं कि उनका जो शीर्ष नेतृत्व है वो अपने लोगों को जोड़कर ही नहीं रख पा रहा है और इसकी वजह से लगातार बिखराव हो रहा है? एक तस्वीर ये भी तो सामने निकल कर आती है ना। प्रियंका जी, राजनीति का परिदृश्य बदल रहा है, इंसान की सोच भी बदल रही है। हाँ। इंसान को थोड़ा सा दबाव डालो और वो डर जाता है। हाँ। राहुल गांधी बार बार कहते हैं डरो मत, लेकिन फिर भी अति उत्साहित कार्यकर्ता, अति उत्साहित नेता या किसी नेता ने अगर कोई गड़बड़ी कर रखी है तो वो इनके दबाव में आता है। अभी आपने देखा कैसी बात कर रहे हैं आप? राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, अपने ही जो बहुत करीबी माने जाते थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर के ऐसे तमाम नेताओं के नाम में गिना सकती हूँ, बहुत करीबी माने जाते थे राहुल गांधी की, किसी को नहीं वो रोक पाए। आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले जोधपुर से आ रही एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पुलिस कांस्टेबल के साथ मारपीट की गई है। बताया जा रहा है कि पीपाड़ के चौकड़ी खुद में मारपीट हुई है मतदान के दौरान।